वृक्ष महाराज, हमें कोई बच्चा नहीं है। शादी को काफी साल हो गए। हमारा ये प्रसाद ग्रहण करो और हमें एक बच्चा प्रदान करो। माला एक बीज लेकर उस पेड़ के नीचे रख देती है और हाथ जोड़कर वहीं पर बैठ जाती है। उसके पीछे उसके पति भी हाथ जोड़कर खड़े थे, वृक्ष से एक बच्चे की गुहार लगा रहे थे। हे वृक्ष महाराज, हमारे ये दुख को दूर करो, हमें भी माँ बनने का मौका दो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। फिर देखते ही देखते उस पेड़ से एक लता नीचे उतरती है, साथ में एक प्यारा सा बच्चा लेकर। ओए, 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 ओए। ये देखकर माला और सुभाष दोनों काफी खुश हो जाते हैं। सुभाष देखो, हमारा बच्चा हमें मिल गया। सुभाष जल्दी से लेके आओ। सुभाष जल्दी से जाता है और उस लता से बच्चे को अलग करके लेके आता है और माला को गोदी देता है। सुभाष आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं माँ बन गई। धन्यवाद वृक्ष महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर ये कैसे होता है? माला ने वृक्ष को प्रसादी में क्या चढ़ाया और वृक्ष ने ऐसे एक बच्चा उत्पन्न करके माला को दे दिया। आखिर ये कैसे हो सकता है? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है। माला की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं था। वो एक रोज नदी में कपड़े धो रही होती है और उसकी सास पीछे खटिया पर बैठी थी। अरे बहू, हुआ रे तुम्हारा कपड़ा धोना? कब से धो रही है? कब नाश्ता देगी? बड़ी भूख लगी है। इस लड़की के चक्कर में रहो तो कब ऊपर ही पहुंचा देगी। एक बच्चा तो दे नहीं सकती। 2 साल हो गए शादी को। अगर बेटा की दूसरी जगह शादी देती तो अभी बच्चों की लाइनें लग जाती। इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बाज है बाज, बच्चा तो नहीं दे सकती, कम से कम खाना तो समय पे दे दिया कर। माला की सास सविता देवी अब हमेशा ही माला को खरी खोटी बातें सुनाते रहती है। हमारी गैया, वो भी साल में एक बच्चा तो दे ही देती है, बस बहू से ही नहीं हो पाता है। माला को उसकी सास की बातों का बड़ा ही दुख होता है। माँ जी चिंता मत करिए, एक ना एक दिन मैं आपको बच्चा जरूर दूंगी। इतनी खरी खोटी बातें हर रोज सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात नाश्ते की, वो ला देती हूँ अभी। हाँ, मैं भी देखती हूँ कब तक दे पाती है। फिर माला वहाँ से चली जाती है और कुछ ही समय में नाश्ता लाकर सास को दे देती है। ये लीजिए माँ जी आपका नाश्ता। हाँ चलो, कम से कम नाश्ता तो मिला, और कुछ मिले चाहे ना मिले। एक रोज माला किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास आ पहुँचती है। अरे बहू, बहू क्या बना रही हो खाने में? वो माँ जी सब्जी चावल बना रही थी। क्या है, रोज सिर्फ सब्जी, साग सब्जी, घास भूसा यही खिलाते रहती है। ये ले अंडा बना। लेकिन माँ जी अभी तो सारा खाना लगभग बन चुका था, अभी फिर अंडा? अब तो मुझे सिखाएगी कब क्या बनाना है और क्या खाना है? मेरे मुंह पे बोलेगी? अपने सास के मुंह पे? एक बच्चा तो दे नहीं सकती है, ऊपर से मुंह देखो ना कितना चल रहा है। ये ले, चुपचाप मन से मेरे लिए अंडे की सब्जी बना, और अगर नहीं बना सकती तो कह देना अपने बेटे की दूसरी शादी दिलाकर दूसरी बहू लेके आओगी। वो मेरे लिए खाना भी बनाएगी और बच्चे भी देगी। ये कहते हुए सास सविता देवी वहाँ से चली जाती है और इधर माला को काफी दुख। एक रोज माला अपनी सास से परेशान होकर एक ऐसा फैसला लेने जाती है जो शायद उसे नहीं लेना चाहिए था। वो एक कुएं के ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ कुछ सोच रही होती है। तभी उधर से लता अपने बच्चे को गोदी लेकर गुजर रही थी। माला को देखकर, अरे माला, तू वहाँ क्या कर रही है? कुएं के ऊपर चढ़कर नीचे उतर जा, गिर जाएगी। अरे नहीं लता, मैं कुएं पर गलती से नहीं, जानबूझकर चढ़ी हूँ। माला ऐसे क्या बात हो गई? तेरा पति तो तुझसे बहुत प्यार करता है, फिर भी तू ऐसा क्यों? माला मेरी सास की बातें सुन कर मैं पक चुकी हूँ। तुझे तो बच्चा हो गया है ना, तू कैसे जानेगी जब बच्चा नहीं होता है तो औरतों पर क्या गुजरती है, क्या क्या नहीं सुनना पड़ता है। माला मैं समझती हूँ, मुझे भी बच्चा नहीं हो रहा था। तू नीचे उतर,
मैं तुझे दूसरा रास्ता बताती हूँ। अगर तू अपने कोख से अपने बच्चे को नहीं जन्म दे सकती तो दूसरा रास्ता भी है, जैसे मैं दी हूँ। क्या तू इस बच्चे को अपने कोख से नहीं दी है? मतलब कैसे? फिर लता माला को अपनी सारी कहानी बताती है कि उसे बच्चा कैसे प्राप्त हुआ। ये सुनने के बाद, क्या लता सच में मुझे भी बच्चा हो सकता है? मैं भी माँ बन सकती हूँ? हाँ माला, तू भी माँ बनेगी। एक बार जाकर उस बाबा से मिल ले। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद लता, मुझे ये बताने के लिए। अगर मुझे ये पता नहीं होता तो न जाने क्या क्या बैठती। दूसरे रोज ही माला निकल पड़ती है उस साधु बाबा से मिलने के लिए, जिसका पता लता देती। काफी दूर था उस बाबा का पता, इसलिए माला धीरे धीरे चलते जाती है, रुकती नहीं है। वो एक सिद्ध बाबा थे। गांव वाले सभी उसी बाबा के पास आते। जब भी कोई बीमारी या असुविधा में पड़ते, बाबा उसका निवारण के लिए कुछ न कुछ जरूर उपाय निकाल देते। इसीलिए बाबा काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। कुछ समय बाद माला भी वहाँ पहुँच जाती है बाबा के पास। बाबा प्रणाम। बाबा खुश रहो, बताओ क्या असुविधा पड़ी जो तुम्हें इस बाबा के पास आना पड़ा? बाबा शादी को काफी समय हो गए, लेकिन अभी तक माँ नहीं बन पा रही हूँ, गर्भधारण नहीं कर पा रही हूँ। सास मुझे हर रोज सुनाती है खरी खोटी। अब जीना भी दुश्वार हो चुका है। आप ही कोई उपाय निकाल दीजिए ताकि मैं माँ बन जाऊं। जरूर, बाबा के पास हर रोग का इलाज है। बाबा जरूर करेगा तेरी मदद। वो बाबा माला को गौर से देखता है और फिर कहता है, लेकिन बेटी तू माँ नहीं बन सकती। तेरे नसीब में, तेरे गर्भ में कभी बच्चा नहीं आएगा, यही लिखा है। तो क्या बाबा मैं कभी माँ नहीं बन सकती? तो इस जीवन का क्या अर्थ है एक औरत बनने का जो माँ ही नहीं बन सकती? अरे बेटी, मैंने कहा तू गर्भ धारण नहीं कर सकती, लेकिन ये नहीं कहा कि तू माँ नहीं बन सकती। तू माँ अवश्य बनेगी, लेकिन अपने गर्भ से बच्चे को जन्म नहीं देगी। वो बच्चा कहीं और से आएगा। ये क्या कह रहे बाबा? ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। इस बाबा के पास सब कुछ संभव है। फिर वो बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और देखते देखते बाबा के हाथ में एक बीज आ जाता है। ये ले, ये बीज ही तेरे बच्चे का जन्म है। लेकिन कैसे बाबा? फिर वो बाबा माला को वो बीज देते हुए सारे नियम बता देते हैं। माला काफी खुश हो जाती है, बाबा को प्रणाम करती है और वहाँ से चली आती है। बाबा के द्वारा जो पद्धति बताई गई थी, माला करने से डर रही थी, इसलिए अपने घर आ जाती है और अपने पति का इंतजार कर रही होती है। कुछ समय बाद उसका पति घर आता है। माला अपने पति को सारी बातें बताती है। अरे माला, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ जी, मुझे भी नहीं हो रहा था, इसलिए तो मैं अकेले जाने से डर रही थी, इसलिए आपको कही आप चलिए ना मेरे साथ, दोनों साथ चल के देखते हैं क्या होता है। देखो माला, मुझे तो विश्वास नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात रखने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। माला अपने पति को लेकर उस जगह जाने लगती है जहाँ साधु बाबा ने कहे थे। माला और उसका पति धीरे धीरे आकर उस जगह पर आ पहुँचते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा वृक्ष था। ए जी देखिए ना, लग रहा है कि यही वृक्ष है। अरे हाँ माला, मुझे भी तो यही लग रहा है। जाओ, तुम्हें जो साधु बाबा ने पद्धति बताई थी वैसा करके देखो, देखता हूँ क्या हो पाता है। फिर माला धीरे धीरे उस वृक्ष के समीप जाती है। हे वृक्ष महाराज, आज मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आई हूँ। मेरी शादी को काफी साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। माँ बनने का बड़ा ही शौक है, इसीलिए आपसे एक बच्चे की भीख मांगती हूँ। मुझे एक बच्चा चाहिए, मुझे माँ बनने का सुख प्राप्त करे वृक्ष महाराज। ये क्या तुम्हें माला साधु बाबा के द्वारा दिया हुआ बीज को वृक्ष पर समर्पित कर देती है। देखते ही देखते वो बीज वहां से गायब हो जाती है। माला देखकर थोड़ा सा आश्चर्य होती है, लेकिन चुप रहती है। हे वृक्ष महाराज,
मेरी प्रार्थना को स्वीकार करे, हमें एक बच्चा दे दे महाराज। माला वृक्ष की ओर हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसका पति पीछे खड़ा था। तभी एक अजीब सी घटना होती है। उस वृक्ष से एक लता धीरे धीरे नीचे उतरती है। साथ ही उसमें लटका हुआ एक प्यारा सा बच्चा नीचे आता है। ये देखकर माला और सुभाष दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और वो बच्चा उस लता से लटक रहा था और रो रहा होता है। माला काफी खुश हो जाती है। अरे सुभाष, देखिए, सच में वो बात सत्य है। वृक्ष महाराज सबको बच्चा प्रदान करते हैं, जो भी औरतें माँ नहीं बन पाती। बहुत बहुत धन्यवाद वृक्ष महाराज आपका। चाहिए ना जी, जल्दी से बच्चे को लेके आइए। फिर जल्दी से सुभाष जाता है और उस लता से बच्चे को अलग करके लेके आता है और माला को गोदी देता है। माला उस बच्चे को पाकर काफी खुश हो जाती है। अरे माला, आज सच में मुझे भी विश्वास हो गया कि मन से चाहो तो कुछ भी पूरा हो सकता है। फिर माला और सुभाष उस बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल देते हैं। इस बच्चे के आने से सास काफी खुश हो जाती है और हमेशा बच्चे को अपने साथ रखती है। माला से सविता देवी माला को और कुछ खरी खोटी नहीं सुनाती है, बल्कि माला से खूब प्यार करती है और माला अपने पूरे परिवार के साथ आगे की जिंदगी अब खुशी खुशी बिताती है। अरे इस वक्त कौन आ गया? मुझे सीढ़ियाँ उतरने में भी काफी दिक्कत होती है। अब गर्भवती जो हूँ। आ रही हूँ, रुको रुको, कौन है देखती हूँ। अरे माँ, तुम अचानक से यहाँ पर बिना बोले आ गई? अरे हाँ मनीषा, अब से मैं यहीं रहूंगी मतलब माँ। और ये गले में माला पहने हुए हो, क्या बात है? वो राजेश जी से मेरी शादी हो गई ना, इसीलिए तो उनके साथ वो मुझे लेके आए हैं। ये बात सुनते ही मनीषा हैरान हो जाती है। अरे क्या माँ बकवास कर रही हो, कुछ भी कह रही हो? अरे तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो उन्हीं से पूछ लो। अरे राजेश जी, अंदर आइए ना, बताइए जरा सबको कि हम शादी करके आए हैं। फिर राजेश भी घर के अंदर घुसता है। मनीषा ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे राजेश जी, ये क्या किया आपने? मेरी ही माँ से शादी कर ली, यानी कि मेरी ही माँ को मेरी सौतन बना दिए। ये क्या किया आपने? पागल हो गए हैं क्या? दिमाग खराब हो गया आपका कि ये सब? अरे हाँ, मुझे सुनीता बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने इसे शादी कर ली। तुम हटो हमारे सामने से, हमें अंदर जाने दो। आज रात की तैयारी भी तो करनी है हमें। ये क्या कह रहे? मेरी सौतेली माँ के साथ शादी रचा ली और मेरी सौतेली माँ को मेरी सौतन बना दिए। इसीलिए माँ कहते हैं सौतेली माँ सौतेली होती है, कभी अपनी नहीं बन सकती। जो भी हो, अब तुम निकलो यहाँ से, हमें अंदर जाने दो। आखिर राजेश अपने ही सास के साथ क्यों शादी रचा लेता है? क्या मनीषा अपने ही सौतेली माँ की सौतन बनकर यहाँ रहेगी? क्या होगा आगे जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है। रेखा देवी अपने पसंद की लड़की मनीषा के साथ राजेश की शादी करा देती है। राजेश को भी मनीषा खूब पसंद आती है। मनीषा की एक सौतेली माँ थी, वो चाहती थी कि जल्दी से मनीषा इस घर से चली जाए। वो भी काफी खुश थी इस शादी से और एक अच्छा घर परिवार पाने की वजह से मनीषा के पापा शोभनाथ जी भी काफी खुश थे इस शादी से। शादी की दूसरी सुबह रेखा देवी और उसका बेटा राजेश दोनों हॉल में बैठे हुए थे। तभी मनीषा चाय बनाकर वहाँ लेके आती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। राजेश जी, ये आपका चाय। अरे बाबा बहू, देखो कितनी अच्छी बहू लेके आए हो। सुबह होते ही अब चाय नसीब हो रही है, वरना खुद को ही बनाना पड़ता था। ये तो अच्छी बात है माँ। एक काम करो मनीषा, तुम माँ के साथ बैठकर चाय पी लो। मुझे देरी हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। शाम को बैठकर चाय पियेंगे। ये कहते हुए राजेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। अरे बहू, आओ आओ बैठो। चाय के बहाने तुझसे कुछ बातें भी हो जाएगी, एक दूसरे को अच्छी तरह से जान भी लेंगे। फिर मनीषा जाकर वहाँ सोफे में बैठ जाती है और सास बहू में खूब बातें होती है। एक दूसरे के साथ खूब गप्पे लड़ाते हैं। ऐसे ही एक रोज मनीषा किचन में खाना बना रही होती है। तभी उसकी सास रेखा देवी वहाँ पहुँचती है। अरे बहू,
बहू क्या बना रही हो? अरे माँ जी, यहाँ दाल चढ़ाई थी और मिक्स सब्जी बनाऊंगी, इसीलिए सब्जियाँ काट रही थी। अरे बहू, मिक्स सब्जी तो मेरी भी पसंदीदा है। ला मैं ही सब्जी काट देती हूँ, तब तक तू उधर देख। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। चल चुप बैठ, तू उधर देख, मैं इधर कर देती हूँ। वैसे भी सब्जी काटने के बहाने थोड़ी देर किचन में रुक पाऊंगी, तुझसे 2 मिनट बाद भी तो हो जाएगी। तुझसे बातें करना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है माँ जी, रुक जाइए। सास बहू में काफी अच्छी पड़ती है, इसलिए दोनों हमेशा ही साथ रहते हैं। ज्यादातर समय एक दूसरे के कामों में मदद भी करते हैं। एक रोज मनीषा वॉशरूम में उल्टी करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन हो नहीं रही थी। तभी उसकी आवाज सुन उसकी सास वहाँ आ पहुँचती है। अरे बहू बहू, क्या हो गया? ऐसे क्यों कर रही है? कोई दिक्कत है क्या? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, तबीयत तो वैसे ठीक है, बस थोड़ा सा शरीर भारी भारी लग रहा है और उल्टी उल्टी लग रही है, लेकिन हो नहीं रही है। अरे बहू, खुशखबरी है, तू माँ बनने वाली है और मैं दादी। क्या? ये क्या कह रहे माँ जी? अरे हाँ बहू, इस वक्त ऐसा ही होता है, शरीर भारी भारी लगने लगता है, नींद आती है, उल्टियाँ लगती है, लेकिन होती नहीं है। क्या सच में? मनीषा काफी शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, ये तो खुशी की खबर है। शाम का वक्त हो रहा था, मनीषा कमरे में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर राजेश आते हैं ऑफिस से। अरे जी आगे आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ और एक खुशखबरी भी है। अरे कौन सी खुशखबरी है? पहले खुशखबरी तो बता दो, वरना मुझे हजम नहीं होगी। वो जी, मैं, माँ और आप पापा बनने वाले हैं। बहुत ही जल्द हमारे घर कोई नन्हा मुन्ना सा आने वाला है। क्या सच में? इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। ये कहते हुए मनीषा वहाँ से चली जाती है चाय बनाने के लिए, और इधर राजेश अरे इस पल का कब से इंतजार कर रहा था, आखिरकार वो पल आ ही गया। मैं अब बाप बनने वाला हूँ, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। ये बात सुनकर राजेश काफी खुश होता है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। आज मनीषा की गोद भराई थी। आज घर में छोटी सी पार्टी थी, सभी को यहाँ इनवाइट किया गया था, जहाँ पर मनीषा की माँ और उसके पापा भी यहाँ आए हुए थे। औरतें जा जाकर मनीषा को बधाई दे रही थी और गिफ्ट भी। और इधर मनीषा की माँ सुनीता सारे चीजों को नोटिस कर रही थी और मनी मन सोच रही थी, अरे ये क्या, इतना अच्छा बड़ा सा अमीर परिवार है और मेरी शादी उस सोमनाथ बुड्ढे से करा दी गई। मेरी जवानी तो ऐसे ही लुट गई है। ऊपर से मैं एक गरीब परिवार में गई, भिखमंगे परिवार में, जहाँ मेरे एक भी शौक पूरे नहीं होते, और यहाँ मनीषा राज कर रही है। राज, कितना अमीर परिवार है। काश कि मेरी शादी ऐसे परिवार में होती तो कितना अच्छा होता। अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कोई चाल चलनी पड़ेगी। अरे समधी जी, क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं, वो आपका घर दिख रही थी, काफी सुंदर है। अरे हाँ वो तो है, बेटे ने अपने शौक से जो बनाया है। ठीक है, आप देखिए, मैं जरा उधर से आती हूँ। रेखा देवी वहाँ से चली जाती है और इधर सुनीता देवी इधर उधर देखती है और देखते देखते राजेश के पास पहुँच जाती है। अरे राजेश, अपना घर मुझे नहीं दिखाओगे? सुना है बहुत अच्छा घर बनाए हो। अरे हाँ, क्यों नहीं, आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। फिर सुनीता देवी राजेश के साथ घर देखने के लिए जाती है। आइए, ये देखिए, ये है हमारा कमरा। कमरा देखकर सुनीता देवी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा कमरा, ऐसा लग रहा है कि हमारा सारा घर इसी में आ जाएगा। इतना अमीर है, काश कि ऐसा मेरा पति भी होता तो मैं कितना मौज करती। और मैं इस बुढ़े के साथ शादी करके तो फंस चुकी हूँ, अगर कहीं इसे फंसा ली तो मेरा काम बन सकता है। अरे क्या सोचने लगे, आइए आगे। अरे हाँ, चलो चलती हूँ। ऐसे राजेश और सुनीता देवी को बाकी कमरे और हॉलवे दिखाते हैं, जिससे सुनीता देवी बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और मन में अलग से ख्याल चलने लगते हैं। इधर घर आकर सुनीता देवी मनी मन सोचने लगती है, अरे इस बुड्ढे से शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई।
कैसे मैं उस राजेश को फंसाऊं? कुछ तो चाल चलना पड़ेगा। अगर राजेश को फंसा कर उससे शादी रचा ली तो मुझे सब कुछ मिल सकता है। ये अमीरी वाली जिंदगी ऐश करूंगी, ऐश उस घर से, और मनीषा को लात मार के निकाल दूंगी। सुनीता ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर सोमनाथ जी आते हैं। अरे सुनीता, क्या कह रही हो? खाना नहीं बनाना है क्या? भूखे रखना है क्या? भूख लगी है? जल्दी से खाना चढ़ाओ। अरे हाँ जी, चढ़ाती हूँ। इस घर में जब से आई हूँ नौकरानी बनी हूँ, और क्या करूँ? कभी खाना चढ़ाओ, खाना बनाओ, घर संवारो, और क्या करूँ? चलिए आती हूँ। धीरे धीरे वक्त बीतता है और सुनीता देवी जो चाहती थी मनी मन वो कर दिखाती है। राजेश को अपने चक्कर में फंसा लेती है। अरे राजेश, मेरे जाने जिगर, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी जी नहीं सकती। चलो ना, हम शादी रचा लेते ताकि साथ रह पाए, वरना मैं तो कैसे रहूंगी अकेले। अब तो जिंदगी काटने लगी है। मैं उस बुड्ढे से दूर जाना चाहती हूँ और तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। अरे हाँ सुनीता, मैं भी तो तुमसे शादी रचा कर तुम्हें अपने घर लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है, मनीषा है ना, इसीलिए तो। अरे चिंता मत करो, मनीषा उसे तो मैं लात मार के निकाल दूंगी। तुम बस मुझसे शादी करके मुझे उस घर लेके चलो, बाद बाकी मैं संभाल लूंगी। वर्तमान समय कुछ समय बाद मनीषा एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। राजेश जी, यहाँ आइए। बच्चे को एक बार गोदी लेके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चिंता मत करिए, मैं यहाँ और आप लोगों के बीच नहीं आऊंगी। मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ से चली जाऊंगी, आप रहना माँ के साथ। राजेश उस बच्चे को गोदी लेता है। गोदी लेते ही उसे अपने अंदर एक अजीब सी एहसास होती है बाप बनने की। अब उसे लगने लगा था कि वो जो कुछ भी फैसला जल्दबाजी में लिया वो गलत था। वो कुछ नहीं कहता, बच्चे को वहाँ रख देता है और वहाँ से चला जाता है। अरे बहू, चिंता मत कर, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, और क्या ठीक हो सकता है? सब कुछ तो चला ही गया, बस ये बच्चा ही अब मेरे लिए सब कुछ है। मैं भी चली जाऊंगी इस बच्चे के साथ। अरे नहीं बहू नहीं, ऐसा मत करना। तू यहाँ से चली गई तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? थोड़ा सा वक्त दे इस रिश्ते को, सब ठीक हो जाएगा। राजेश की आंखों से पर्दा हटेगा, देखना। और अंत तक राजेश समझ जाता है कि सुनीता देवी राजेश को बहला फुसला कर अपने चाल में उसे फंसाई थी, जिस कारण राजेश सुनीता देवी को घर से निकाल देता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो आकर मनीषा से माफी मांगता है। अरे मनीषा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं उनके बातों में आकर फंस चुका था। वो मुझे जैसा कहती गई मैं वैसा करता गया, लेकिन आज मुझे सब समझ में आ गया कि तुम्हारा प्यार ही सच्चा है। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। अरे बहू, देखी मैं कह रही थी ना, एक न एक रोज राजेश जरूर समझ जाएगा तुम्हारे प्यार को, कि तुम्हारा प्यार ही सच्चा है। मनीषा राजेश को माफ कर देती है। अब आगे की जिंदगी इस बच्चे के साथ सभी कोई खुशी खुशी रहने लगते हैं।